बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रजा मीर। मेरी ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर हमसे कोई एक महीने के फासले पर है और इस एक महीने में एक कॉम्प्रीहेंसिव रिवीजन कैसे करनी है उसी गाइडेंस के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। सर, सबसे पहले इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हमारे पेपर के पैटर्न को, यानी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के पेपर में कितने छोटे सवाल आते हैं, कितने बड़े सवाल आते हैं, उनके मार्क्स कितने होते हैं, एमसीक्यूज किस तरह टेस्ट होते हैं। पहले हम पेपर पैटर्न पे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। सर, हमारे सिलेबस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हर एक हिस्से की वेटेज कितनी है और हिस्टोरिकली किस तरह उसको टेस्ट किया गया है। ठीक है जी, इसी में जो है वो हमारे वो एरियाज आइडेंटिफाई होंगे जो फ्रीक्वेंटली टेस्ट होते रहे, ज्यादा टेस्ट होते रहे। ठीक है जी, और किन एरियाज को जो है वो एग्जामिनर ने ज्यादा फोकस किया हिस्ट्री में। ठीक है जी, फिर हम बात करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन स्ट्रेटजी की कि हमें अगले एक महीने के अंदर किस तरीके से चीज़ों को रिवाइज करना है ताकि इंटायर कोर्स हमारी नज़रों के सामने से घूम जाए, हाथ साफ हो जाए हमारा और हम एग्जाम रेडी हो जाएं। ठीक है जी, फिर मैं सर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दूंगा, कुछ सवालात दूंगा, कुछ रिवीजन स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो आपको कुछ चीज़ें दूंगा। ये चीज़ें आपने अगले 30 दिन इस्तेमाल करनी है और ये रिवीजन में आपके बड़े काम आने वाली हैं। एंड पे आके सर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा इस पेपर के हवाले से और इन जनरल, और इंशाल्लाह ताला ये पूरा एक कॉम्प्रीहेंसिव रिवीजन स्ट्रेटजी एक पैकेज है जिसको आपने अगले 30 दिन रिलीजियसली फॉलो करना है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पेपर के पैटर्न पर। देखिए, हमारे पेपर के दो हिस्से होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें लिखा तो 45 से 55 मार्क्स का सेक्शन ए है और 45 से 55 मार्क्स के सेक्शन बी लिखा है, लेकिन आम तौर पे ये एग्जैक्ट 50-50 मार्क्स के टेस्ट होते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक 48 मार्क्स का हो जाता है और एक 52 नंबर का हो जाता है। ठीक है जी, यानी ऊपर वाला अगर 48 का आ गया तो नीचे वाला 52 का आ जाएगा, ऊपर वाला 52 का आ गया तो नीचे वाला 48 का आ जाएगा। कभी कभी इस तरह हो जाता है, एक दो नंबर इधर उधर हो जाते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास एमसीक्यूज हैं, 10 मार्क्स के एमसीक्यूज है। 10 एमसीक्यूज जरूरी नहीं है 10 नंबर के एमसीक्यूज में भी एक एमसीक्यू 1.5-2 नंबर का भी आ जाए। ठीक है जी, 10 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। फिर हमारे पास सर छोटे क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं और इनके टोटल नंबर 40 के करीब होते हैं। हिस्ट्री में कोई भी सवाल, छोटा सवाल 10 नंबर से ज्यादा का नहीं आया, लेकिन लेटली जो आखिरी पेपर आया उसमें एक सवाल, छोटा सवाल 12 नंबर का भी टेस्ट हुआ है और वो लीज का क्वेश्चन था। लेकिन आप इसको आमतौर पर रखेंगे जी 10 मार्क्स के लिए टेस्ट होंगे। छोटे सवाल के मैक्सिमम नंबर 10 होंगे। 5 छोटे सवाल हैं, किसी के 6 नंबर होंगे, किसी के 7 होंगे, किसी के 8 होंगे, किसी के 10 होंगे, लेकिन आमतौर पर टोटल 40 से 42 नंबर का एरिया यहां टेस्ट हो जाता है। डन। तो ऊपर आपके जो है वो एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन और हमारे पास जो है वो 5 छोटे क्वेश्चंस जिनकी टोटल वेटेज 50 से 52 नंबर की। ठीक, फिर आप नीचे आते हैं जनाब, आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन के मैक्सिमम नंबर 20 है। मैक्सिमम। ठीक है जी, तो इस एरिया में आमतौर पर 15 और 20 इस तरह टेस्ट हो जाता है, या 16, 17, 18 इस तरह टेस्ट हो जाता है। तो इफेक्टिवली 3 बड़े क्वेश्चंस टोटल 50 नंबर के लिए और 5 छोटे क्वेश्चन और एक एमसीक्यू टोटल 50 नंबर के लिए। तो टोटल हमारे पास इफेक्टिवली एक सवाल एमसीक्यूज का होगा। ठीक है जी, एक सवाल एमसीक्यूज का है। फिर हमारे पास सर 5 छोटे क्वेश्चन हैं, 5 हमारे पास जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और हमारे पास सर 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो ये एक सेट पैटर्न है पेपर का जिसको अभी तक फॉलो किया गया है और अपेरेंटली लगता है कि फॉलो किया भी जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, आप अगर सिलेबस उठाएंगे ना तो सिलेबस में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं T1। T1 का मतलब है, अगर किसी टॉपिक के आगे T1 लिखा है ना, इसका मतलब है इसके मैक्सिमम नंबर 8 हो सकते हैं। और एक टॉपिक जिस पे T2 लिखा है तो उसका मतलब है इसके मैक्सिमम नंबर 20 हो सकते हैं। T का मतलब है टेस्टिंग लेवल, यानी अगर किसी टॉपिक के आगे T1 लिखा है तो वो 8 नंबर से ज्यादा टेस्ट नहीं होना, और किसी के आगे T2 लिखा है तो इसका मतलब है वो 20 नंबर से ज्यादा का टेस्ट नहीं होना, ऐसा। अब देखिए, जब T2 वाला टॉपिक है, अगर एग्जामिनर शॉर्ट क्वेश्चंस बना रहा है और उसको एक T2 वाला एरिया नजर आता है जिसपे वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाना चाहता है, वो बना सकता है। क्यों? इसके मैक्सिमम नंबर 20 है, यानी T2 वाले एरिया से छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, बड़ा सवाल भी बन सकता है। जो T1 वाला एरिया है ना, इसके मैक्सिमम नंबर 8 है, तो इससे छोटा सवाल तो बन सकता है, लेकिन एक व्यू ये जाता है लोगों के जहनों में
कि यार इससे बड़ा सवाल तो नहीं बनेगा। हाँ, नहीं बनेगा बड़ा सवाल, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि एग्जामिनर 8-8 नंबर के 2 एरिया उठाए या 8-8 नंबर वाले 3 एरिया उठा ले और मैक्सिमम एक 20 नंबर का सवाल बना दे, एक बड़ा सवाल बना दे जिसमें तीनों एरियाज टेस्ट हो रहे हो। तो खुदा के वास्ते इस चक्कर में कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के मैक्सिमम नंबर 8 है, मैं छोड़ के भी चला जाऊंगा तो 8 नंबर ही जाया होंगे, ये भूल है तुम्हारी। मे भी तुम्हारे 20 नंबर के पूरे सवाल का सत्यानाश कर दे ये 8 नंबर का एरिया। तो छोड़ के कोई टॉपिक भी नहीं जाना ये सोच के कि इसके मैक्सिमम नंबर 8 है, ये आपने नहीं करना। ठीक है जी, ये याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। एक एमसीक्यू, 5 छोटे सवाल, 3 बड़े सवाल, हर टॉपिक को आपने तैयार करना है। कोई भी टॉपिक छोटे सवालों में भी टेस्ट हो सकता है और कोई भी टॉपिक बड़े सवाल में भी टेस्ट हो सकता है, ऐसा है। आए जरा डिटेल सिलेबस को हम देखते हैं जनाब। सर मेरे सामने डिटेल्ड सिलेबस मौजूद है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का। हमारे सिलेबस के 3 हिस्से हैं, ठीक है जी। हिस्सा नंबर 1, हिस्सा नंबर 2, हिस्सा नंबर 3, और ये हिस्से हिस्टोरिकली किस तरह टेस्ट हुए हैं ये पूरी डिटेल आपके सामने है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर लूंगा ताकि आपको अंदाजा रहे कि हिस्टोरिकली कौन से टॉपिक कितने नंबर के लिए टेस्ट हुए हैं। अच्छा जी, जरा हम बात करते हैं इस डिटेल सिलेबस में पहले पार्ट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर एनालिसिस। ये कम से कम 20 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 30 नंबर का एरिया है। इससे एक लॉन्ग और एक शॉर्ट टेस्ट हो सकता है, या मे बी इससे 3 शॉर्ट टेस्ट हो जाए या 2 शॉर्ट टेस्ट हो जाए। ठीक है जी। आमतौर पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट होता है जो रूटीन का हिसाब किताब है, और इन दोनों से कोई एक टॉपिक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। बड़ा लंबा टाइम हो गया, डिस्क्लोजर्स एंड लोकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेस्ट नहीं हुआ है। कुछ बड़े ज़बरदस्त डिस्क्लोजर्स हैं, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स हैं जो हमारे लोकल लॉ ने प्रिस्क्राइब किए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने चाहिए। पूरा फाइनल अकाउंट्स इसमें टेस्ट नहीं होगा, जनरली डिस्क्लोजर टेस्ट होते हैं क्योंकि है 8 नंबर का ये। ठीक है जी। तो इन 3 टॉपिक्स में से एक लॉन्ग और नीचे वाले 2 टॉपिक्स में से कोई एक शॉर्ट टेस्ट हो सकता है। हाँ, एक सरप्राइज एलिमेंट ये हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो ईपीएस के ऊपर एक बड़ा सवाल पूछ ले। ठीक है जी। और ऊपर वाले दोनों पे जो है वो छोटी छोटी वर्किंग्स पूछ ले, चीजें पूछ ले, लेकिन कंसोलिडेशन का सवाल ऐसा है जो आमतौर पे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की पेपर की जान होता है। ठीक है जी। तो आप ये कह लें इसमें से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट टेस्ट हो सकता है। लॉन्ग के लिए सर ये दोनों कंटेंडर्स हैं, लेकिन कंसोलिडेशन की वैसे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है जी। और डिस्क्लोजर्स ऑफ लोकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है जी। तो ये लॉन्ग में टेस्ट हो सकता है शायद। ठीक है जी। और इन दोनों में से कोई शॉर्ट टेस्ट हो सकता है। सरप्राइज एलिमेंट के लिए ईपीएस भी लॉन्ग में टेस्ट हो सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास जो दूसरा पार्ट है इसमें हमारे पास सर 3 स्टैंडर्ड्स हैं और 2 थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, और इसके नंबर है 35 से 45। ठीक है जी। 35 से 45 ये एरियाज टेस्ट हो सकते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, या मे भी 2 लॉन्ग यहां से आ सकते हैं। 2 लॉन्ग आ जाए एरिया खत्म हो जाएगा, या एक लॉन्ग आ जाए और 2-3 छोटे क्वेश्चन जिससे आ जाए। ठीक है जी। लॉन्ग के लिए सबसे बड़ा कंटेंडर इस दफा रेवेन्यू है। ठीक है जी। रेवेन्यू जो है वो अच्छे नंबर के लिए टेस्ट हो सकता है। इनकम टैक्सेस जो है वो लास्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स के लिए टेस्ट हो चुका है। याद रखिएगा, इनकम टैक्स भी एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली पेपर में टेस्ट होता है, आमतौर पर जो है वो ये पेपर में एब्सेंट नहीं होता। तो इन तीनों टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक लॉन्ग में टेस्ट हो सकता है, बाकी 2 शॉर्ट में टेस्ट हो सकते हैं। देखिए, एक बड़ा अजीब मामला ये होगा इंटेंजिबल्स पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। ठीक है जी। उसकी वजह ये कि अभी बच्चा जो FAR 1 में पास हुआ है उसने वहां भी इंटेंजिबल लॉन्ग में किया है, और यहां भी इंटेंजिबल लॉन्ग में आ गया तो उसके दोबारे न्यारे हो जाएंगे, और वो जो है वो ये इंटेंजिबल उसको जो है वो तकरीबन पूरे CA में कोई 35-36 नंबर दे के चला जाएगा। मेरे हिसाब से रेवेन्यू पे बहुत अच्छा काम करके जाना, इन 2 टॉपिक्स पे भी अच्छा काम करना, क्योंकि इन 2 टॉपिक से भी लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है। रेवेन्यू से लॉन्ग टेस्ट होने का हिसाब किताब अपेरेंटली जो है वो हिस्टोरिकल ट्रेंड देख के जो है वो ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, अभी तक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग टेस्ट नहीं हुआ, नया टॉपिक है। अच्छा, 8 नंबर का तगड़ा सवाल इस पे आ सकता है, और सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे एथिक्स भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर एथिक्स टेस्ट नहीं हुआ तो MCQs में ज़रूर टेस्ट होगा। ठीक है जी। ये देख के जाइएगा। अदर एरियाज में सर सेगमेंट रिपोर्टिंग पे अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। सर IAS 1037 बड़े लंबे अरसे से ठीक ठाक टेस्ट हो रहा है। इन 3 एरियाज में जो मैंने 3 एरियाज टिक किए, इस पे अच्छा एक छोटा सवाल या मे भी 2 छोटे सवाल टेस्ट हो सकते हैं। इसके टोटल टॉप मार्क्स हैं 30 से 40, इससे एक लॉन्ग और
एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट टेस्ट हो सकते हैं, या इससे सर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस टेस्ट हो सकते हैं। तो शॉर्ट के लिए सर मेरे पास IFRS 8 का सेगमेंट रिपोर्टिंग मुझे लग रहा है कि काफ़ी अरसे से टेस्ट नहीं हुआ, अच्छा सवाल इस पर आ सकता है शॉर्ट। और नीचे वाले 2 टॉपिक्स तो ज़माने कदीम से टेस्ट नहीं हुए, ठीक है जी, हैं बहुत आसान, सीधे सीधे जो है वो मामलात होते हैं, जिन इन अटैम्प्ट्स में दोनों टेस्ट होते हैं, अच्छे नंबर मिल जाते हैं बच्चों को। तो ये 2 एरियाज़ और ये इस पे 1 सवाल शॉर्ट या मे बी 2 सवाल शॉर्ट टेस्ट हो सकते हैं। लीज से एक अच्छा लंबा सवाल, तगड़ा सवाल एक्सपेक्टेड है, देख के जाइएगा, ठीक है जी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी एक छोटा सवाल टेस्ट हो जाए, मे बी MCQs में टेस्ट हो जाए, मे बी थियोरेटिकली टेस्ट हो जाए, ठीक है जी। तो शॉर्ट सवाल यहां से भी टेस्ट हो सकता है, शॉर्ट सवाल यहां से भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन लीज को अच्छे से देख के जाइएगा, अच्छा बड़ा तगड़ा सवाल इस पे आ सकता है। तो लॉन्ग 3 क्वेश्चन जो आने हैं उस पे मैं इसको कंटेंडर समझता हूं सर। एक यहां से टेस्ट हो सकता है, ये आ सकता है सर, ये आ सकता है सर, और ये भी आ सकता है। यानी ये चार एरिया जैसे सरप्राइज एलिमेंट होगा कि EPS पे लॉन्ग आ जाए। इन 5 एरियाज को आप लॉन्ग के लिए देख के जाइएगा, बाकी एरियाज से शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट हो सकते हैं। अच्छा, आप इस पर्टिकुलर सिलेबस को जब उठा के देखेंगे ना नंबर्स में, तो ये किसी भी अटेम्प्ट में 100 पूरे नहीं हो रहे होंगे। एक तो इसका रीजन MCQs भी है 10 नंबर के, और दूसरा बहुत सारी दफा इसमें से यानी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स आए फिर निकल गए, आए फिर निकल गए, आए फिर निकल गए। तो अब जो सिलेबस सेटल्ड है वो इन टॉपिक्स का जो आपके सामने पड़े हुए, ठीक है जी, इनको आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। पहले वाले एरिया, दूसरे वाले एरिया, तीसरे वाले एरिया में से मेरा ये जो है वो अपेरेंटली जो ट्रेंड नजर आ रहा है, तीनों से एक लॉन्ग टेस्ट हो सकता है, ठीक है जी। और ऊपर वाले एरिया से 1 शॉर्ट, दरमियान वाले एरिया से 2 शॉर्ट, और तीसरे वाले एरिया से भी 2 शॉर्ट के करीब क्वेश्चन टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। देख लोगे मेरे बच्चों, इसको एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अब मैं हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपने हर टॉपिक के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आम चीज़ें तो आपने जो क्लास वर्क कर लिया वो तो आपने देख के जाना, ये वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिस पे आपने अच्छा हाथ साफ करना है, ठीक है जी। सर हमारे पास कंसोलिडेशन का जो हिसाब किताब है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है जी। PNL लास्ट टाइम टेस्ट हुआ है, इस दफ़ा जो है शायद जो है वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टेस्ट हो, मे बी PNL रिपीट हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे अच्छा हिसाब किताब हाथ साफ करके जाना। मे बी एक ऐसा सवाल आया पेपर में जो मिक्स्ड क्वेश्चन हो, एग्जामिनर एक ट्रायल बैलेंस दे, आपको कहेगा जी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाओ, कंसोलिडेटेड PNL भी बनाओ, दोनों का डाटा आपको दे दे और आपको दोनों बनाने पड़े, ठीक है जी। ये सवाल जब भी आता है ये कंपैरेटिवली आसान होता है, लेकिन बस एकदम आप इस तरह का सवाल कर लें पास पेपर से, ठीक है जी। बड़े अर्ली स्टेजेस में ये सवाल आए हैं 2015-16 में, जिसमें एक ट्रायल बैलेंस से जो है वो बैलेंस शीट और PNL बनवाने को दिया एग्जामिनर ने, ये देख के जाना जिसमें दोनों चीज़ें बनानी हो, ठीक है। अच्छा, मे भी अगर एक छोटे सवाल में टेस्ट हुआ तो एग्जामिनर वर्किंग पूछ सकता है कि इन्वेस्टमेंट की वर्किंग बना के दो, ठीक है जी। किसकी, कौन सी इन्वेस्टमेंट की वर्किंग, जो हमारे पास सर इन्वेस्टमेंट की वर्किंग है जिसके अंदर हमारे पास सर कंपोनेंट्स ऑफ कंसिडरेशन हैं, वो एडअप करो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालो, या गुडविल कैलकुलेट करने को कह सकता है, या वो आपसे सर NCI कैलकुलेट करवा सकते हैं, पूरी कंसोलिडेशन नहीं कराए, सिर्फ वर्किंग बनवा दे। एसोसिएट पे एग्जामिनर आपसे 3 किस्म की चीज़ें पूछ सकता है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट की फिगर निकालना कि बताओ जी इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट कितने अमाउंट पे आएगा कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर इक्विटी अकाउंटिंग करने के बाद। नंबर 2, वो आपसे पूछ सकता है जर्नल एंट्रीज कि जी ये कंसोलिडेशन ये इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट का डाटा है, जर्नल एंट्रीज बना के दे दें, तो जर्नल एंट्रीज आप अच्छे से देख लीजिएगा। तीसरी चीज़ वो पूछ सकता है एक थ्योरी का सवाल, या वो पूछ सकता है IFRS 9 के हिसाब से चीज़ें, IFRS 9 और इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट को कनेक्ट कर सकता है। वो आपको कहेगा कि जी एक कंपनी थी, उसने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी, वो इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट थी, गलती से IFRS 9 में क्लासीफाई हो गई, ड्यूरिंग द पीरियड डिविडेंड आया, हमने डिविडेंड इनकम बुक कर लिया, साल के एंड पे हमने उसको फेयर वैल्यू पे रिवैल्यू भी कर दिया, साल के एंड पे हमारे अकाउंटेंट को पता चला ओ हो ये तो इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट थी। अब एक काम करें ज़रा, ड्यूरिंग द ईयर जो काम हुआ है उसको रिवर्स करके इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट की अकाउंटिंग करें, या वो जनरल एंट्रीज मांग लेगा या वर्किंग्स मांग लेगा, ठीक है जी। इस तरह की चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं। फाइनल अकाउंट्स तो टेस्ट होने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है जी, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है, इसमें बैलेंस शीट PNL दोबारा से नहीं मांगी जा सकती, हाँ डिस्क्लोजर ज़रूर मांगे जा सकते हैं। ये कुछ की डिस्क्लोजर्स हैं, कुछ बड़े डिस्क्लोजर्स हैं, सारे डिस्क्लोजर्स का फॉर्मेट बना लो, ठीक है जी,
और रोज 2 डिस्क्लोजर्स को देखते जाओ और उनको याद करते जाओ। 2 डिस्क्लोजर देखते जाओ, याद करते जाओ। बड़े आसान नंबर हैं, डिस्क्लोजर बनाने आता हुआ काम हो जाएगा। टोटल 12-13 डिस्क्लोजर्स हैं, उनमें ये ऐसे हैं जो बड़े प्रेडोमिनेंटली और स्पेसिफिक हैं। तो इन डिस्क्लोजर्स का फॉर्मेट याद करना है, याद करना है, याद करना है, याद करना है, याद करना है। डन। अच्छा जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सर, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ये देख के जाइएगा। फाइनेंशियल लायबिलिटीज के 2 हिस्से होते हैं जब आप उसकी रिवैल्यूएशन करते हो। एक हिस्सा जो है ना वो पीएनएल में जाता है जो मार्केट बेस्ड होता है, और एक हिस्सा सर जो बोरोवर है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो हिस्सा होता है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। ऐसी लायबिलिटीज जो एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डील हो रही होती हैं, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है जी। एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेट सिक्योरिटीज की मूवमेंट आ सकती है कि बताओ डे 1 से लेके आखिर तक उसकी अकाउंटिंग पूछ लेगा कि इस पर इंटरेस्ट कैसे बुक होता है, रीवैल्यू कैसे होता है। ठीक है जी, ये सारे मामला, अच्छा तगड़ा सवाल इस पे देख लीजिएगा। फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इस पे सवाल आ सकता है कि जी ओपनिंग शेयर्स हमने इतने खरीदे थे, साल के स्टार्ट में इतने शेयर्स हमारे पास थे, ये रेट था, फिर इसके अंदर डिविडेंड आया, फिर इसके अंदर बोनस आया, फिर हमने फर्दर इन्वेस्टमेंट की, फिर हमने बेच दिया। अच्छा सवाल इस पे आ सकता है। याद रखना, बोनस इशू की कोई एंट्री पास नहीं होती। डिविडेंड इनकम चाहे किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट हो, इंडिविजुअल बुक्स के अंदर डिविडेंड इनकम में जाती है, पीएनएल में जाती है। ये अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर डेफर्ड टैक्स के साथ आ सकता है सर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी और इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज। याद रखिएगा, हमारे पास एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैरिंग अमाउंट, उसकी वो कैरिंग अमाउंट होती है जो अकाउंटिंग में आ रही होती है। ठीक है जी, जो उसके रेलेवेंट क्लासिफिकेशन के हिसाब से आ रही होती है। एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होगा या एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होगा तो फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। अमोर्टाइज कॉस्ट होगा तो अमोर्टाइज कॉस्ट हो जाएगी। टैक्स बेस होती है उसकी कॉस्ट। ठीक है जी, उसकी कॉस्ट। तो इन दोनों के डिफरेंस पर डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड होता है। अगर एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इन्वेस्टमेंट है, गेन पीएनएल में जा रहा है तो डेफर्ड टैक्स भी पीएनएल में जा रहा होगा। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट हो रही होगी। और अगर सर गेन ओसीआई में जा रहा है तो उससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स भी ओसीआई में जाएगा। इस पे एक अच्छा सवाल देख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, IAS 8 में भी बड़ा लिमिटेड चांस है कि टेस्ट हो जाए कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट थी, लास्ट ईयर भी हमने उसकी गलत अकाउंटिंग की, उसकी हमने एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल अकाउंटिंग कर दी IFRS 9 में, जबकि वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट थी। और नेक्स्ट ईयर में यानी करंट ईयर में भी आके हम गलतियां कर रहे हैं। तो ऐसा आ सकता है कि IAS 8 के साथ मिला के आ जाए। चांस बहुत कम है लेकिन एक सरप्राइज एलिमेंट बहुत जबरदस्त किस्म का हो सकता है। लीज पे एक बड़ा सवाल एक्सपेक्टेड है सर, और लीज पे मेरे ख्याल में लेसी की अकाउंटिंग बहुत सिंपल है। लेसी की अकाउंटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने देखनी है। लेसी की अकाउंटिंग में सब्सटीट्यूशन राइट ज़रूर देख लेना कि वो कब सब्सटेंटिव होते हैं, कब नहीं होते हैं। ठीक है जी। लेसी की अकाउंटिंग में लीज की डेफिनेशन पे सारा काम कर लेना। खास तौर पे लीज की अकाउंटिंग में मैंने एक डिटेल जो है वो सवाल करवाया जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ लीज पेमेंट्स है, इन सब्सटेंस लीज पेमेंट्स क्या होती हैं, वेरिएबल लीज पेमेंट्स क्या होती हैं, इस पे अच्छा तगड़ा सवाल मैंने कराया, वो देख लीजिएगा। ठीक है जी। फिर हमारे पास सर लेसी के केस के अंदर आप ये देख लीजिएगा कि GRV का हिसाब किताब क्या है। लास्ट टाइम खैर एग्जामिनर ने टेस्ट किया है, आप इसको देख के जाइएगा कि GRV की पेमेंट हमने कब लेनी है लीज पेमेंट्स में और कब नहीं लेनी है। ठीक है जी। फिर लेसर की अकाउंटिंग को डिटेल में देख के जाइएगा। लेसर की अकाउंटिंग में खास तौर पे मैन्युफैक्चर डीलर लेसर की अकाउंटिंग देखिएगा। याद रखिएगा एक चीज़, एक हमारे पास UGRV की थोड़ी स्पेसिफिक अकाउंटिंग है और एक हमारे पास रेट का डिफरेंस है। यानी अगर मैन्युफैक्चर डीलर लेसर ने मार्केट रेट इस्तेमाल नहीं किया तो आपने क्या करना है सर, किस तरह आपने जो है ना वो इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज और सेल्स की वैल्यू निकालनी है। रेट मार्केट से ज्यादा भी चार्ज किया जा सकता है, कम भी, लेस देन मार्केट और मोर देन मार्केट, दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने कराई हुई है। दोनों को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है जी। ऐसा सवाल भी आ सकता है, एक केस ऐसा आ सकता है, आप पास में आया भी है कि UGRV भी हो और लेस देन मार्केट रेट भी हो। ठीक है जी। देख लेना, बड़ा स्पेसिफिक केस है, तगड़ा केस है, सवाल पूछा जा सकता है। 3 फिगर्स इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ती हैं, ये बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है जी। अच्छा जी। और ये अगर आपको किसी दूसरे टीचर से पढ़ना है, होप ये चीज़ें उन्होंने कवर की होंगी और कवर की होंगी डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको आपके लेक्चर्स में ना मिले, कस्टमाइज बैच हमारा चल रहा है, उसमें चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है जी। फिर डेफर्ड टैक्स आ सकता है लेसर और लेसी दोनों के साथ। मे बी 10 नंबर का एक सवाल आ जाए, मे बी एक 12-13 नंबर का सवाल आ जाए जिसके अंदर ओवर द ईयर्स या तो वो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग लेसर के लिए करवा दे या लेसी के लिए करवा दे।
थ्योरी के सवाल इस पे आ सकते हैं कि बताइए लीज फाइनेंस है या नहीं है, बताइए राइट सब्सटीट्यूशन सब्सटेंटिव है या नहीं है, बताइए स्पेसिफिक एसेट है या नहीं है, लीज टर्म क्या है बताएं इसके अंदर, ठीक है जी, रेट कौन सा इस्तेमाल होगा वो बताएं, डेप्रिसिएशन के लिए यूजफुल लाइफ इस्तेमाल होगी या आपके पास लीज टर्म इस्तेमाल हो। अच्छा थ्योरी का सवाल इस पे आ सकता है। फिर ऐसा सवाल आ सकता है कि एक लेसी हो, उसको ऑप्शन दिया जाए कि जी लीज टर्म जो है ना वो एक्सटेंड कर सकता है या नहीं कर सकता। अब वो सब अगर वो रीजनेबली सर्टन है कि वो लीज टर्म एक्सटेंड करेगा तो अकाउंटिंग थोड़े अलग तरीके से होगी, यानी राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी की वैल्यू अलग आएगी, और अगर वो रीजनेबल सर्टन नहीं है तो राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी की वैल्यू अलग आएगी। दोनों पे जो है वो काम करके जाइएगा। दो ऑप्शंस आपके कोर्स में जो है वो टेस्ट हो सकते हैं। एक हमारे पास लीज का एक्सटेंशन ऑप्शन, इनफैक्ट 3 ऑप्शन टेस्ट हो सकते हैं, एक्सटेंशन ऑप्शन, टर्मिनेशन ऑप्शन, और तीसरा हमारे पास है सर परचेज ऑप्शन। यानी इस पे सवाल आ सकता है कि बताएं एक्सटेंशन ऑप्शन अवेलेबल है, लेसी रीजनेबली सर्टन है, नहीं, अकाउंटिंग करके दें। टर्मिनेशन ऑप्शन, लेसी रीजनेबली सर्टन के टर्मिनेट करेगा, नहीं करेगा, अकाउंटिंग करके दें। परचेज ऑप्शन है, लेसी रीजनेबली सर्टन के वो परचेज करेगा, नहीं करेगा, अकाउंटिंग करके दें। ठीक है, आ सकता है इसके अंदर। कोड ऑफ एथिक्स एक सरप्राइज एलिमेंट, एक डार्क हॉर्स हो सकता है, उसके नोट्स देख के जाइएगा, याद करके जाइएगा, सीधा सीधा हिसाब किताब है, जो प्रिंसिपल्स हैं देख के जाइएगा, और 4-5 केस स्टडीज अपनी नजरों के सामने से घुमा लीजिएगा, सवाल इस पे आ सकता है। सेगमेंट रिपोर्टिंग काफी टाइम से टेस्ट नहीं हुआ, अगर टेस्ट होता है सर तो इसमें या तो थ्योरी का सवाल टेस्ट हो सकता है कि वो आपको एक सेगमेंट रिपोर्ट दे दे, ठीक है जी, एक सेगमेंट का डिस्क्लोजर दे दे और आपको कहे कि इसमें गलतियां निकालो, ठीक है जी। ये हो सकता है कि सर वो आपसे ये कहे कि जी थ्योरी का सवाल है, बताएं कौन कौन से एलिमेंट कंपलसरीली सेगमेंट के नोट में होने चाहिए और कौन कौन से ऑप्शनल है, इस पर देख लीजिएगा। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर किताब में दिया हुआ है, जनरली लोग देख के नहीं जाते हैं, पूछा जा सकता है, खुदा के वास्ते इसको देख के जाइएगा, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ, ठीक है जी। IAS 1037 एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है, बार बार टेस्ट होता रहा है, बार बार टेस्ट होता रहा है, ठीक है जी। ये 4 चीजें इसमें जरूर देख लीजिएगा। IAS 10 का इम्प्लीकेशन लास्ट टाइम भी टेस्ट हुआ है, देख के जाइएगा, ये छोटे सवाल में आ सकता है, MCQs में टेस्ट हो सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग रीइंबर्समेंट पे अच्छा सवाल आ सकता है, पास में एग्जामिनर ने सवाल पूछे भी हैं इसके ऊपर, देख के जाइएगा इन दोनों चीजों को, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इफ्रिक 1 बहुत लंबे अरसे से टेस्ट नहीं हुआ, एक सिंपल सवाल आ सकता है, आया तो रिवैल्यूएशन मॉडल के साथ आएगा, और अगर कॉस्ट मॉडल दिया तो फिर उसके साथ एग्जामिनर डेफर टैक्स दे सकता है। याद रखिएगा, हमारा जो कैरिंग अमाउंट होता है उसमें प्रोविजन का इंपैक्ट शामिल होता है एसेट के अंदर, ठीक है जी, लेकिन FBR के हिसाब से टैक्स बेस वो होती है जो आपने एसेट के लिए पे की होती है, ठीक है जी। दोनों में डिफरेंस होता है, इस पर डेफर टैक्स रिकॉर्ड होता है, देख के जाइएगा, देख के जाइएगा। IFRS 15 कोना कोना, चप्पा चप्पा, हिस्सा हिस्सा, दाना दाना, सब कुछ करके जाना है इसका। एक चीज IFRS 15 में नहीं छोड़ना, हर रोज 2-3 एरिया उसके कवर करते जाओ, एक शॉर्ट समरी उसकी बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, ठीक है जी। मॉडिफिकेशन बड़े लंबे अरसे से टेस्ट नहीं हुआ, डिस्काउंट्स लास्ट टाइम बिल्कुल एक मामूली सा ऐसा उसका टेस्ट हुआ है, देख के जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। मटीरियल राइट्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स नहीं हुआ टेस्ट बड़े लंबे अरसे से, बहुत छोटे छोटे, देखो इसका IFRS 15 का सवाल आता है उसमें 4-5 एरिया टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। इसका एक पार्ट नहीं छोड़ना है, जबरदस्त लंबा सवाल इससे आ सकता है, और छोटा आया भी तो अच्छा सवाल आ सकता है, डिस्कस वाला सवाल भी हो सकता है, इसमें नंबर्स के साथ भी हो सकता है। कुछ एरियाज जो मैंने यहां लिखे हैं ना, इन पे काम करना अच्छे तरीके से, वो एरिया जो रिपीटेटिवली टेस्ट होते रहे, ठीक है जी, और अच्छे सवाल इससे बन के आ सकते हैं। डेफर टैक्स लास्ट टाइम अच्छे तगड़े नंबर का टेस्ट हुआ है, ठीक है जी। ये स्टैंडर्ड आपने करना है सबसे एंड में आकर, सबसे एंड में आकर करना है, ठीक है जी। और अल्लाह के वास्ते थ्योरी का हिसाब किताब जरूर देख के जाइएगा, यानी आपके पास एक आध सवाल पेपर में ऐसा है जो थ्योरेटिकल है कि बताएं कौन सा डिफरेंस टैक्सेबल है, कौन सा डिडक्टेबल है, उस पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो टैक्सेबल डिफरेंस है, क्योंकि लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो डिडक्टेबल डिफरेंस है, क्योंकि एसेट का टैक्स बेस ज्यादा है, अकाउंट कैरिंग अमाउंट कम है, डिडक्टेबल डिफरेंस है। इसी तरह लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज्यादा है, टैक्सेबल डिफरेंस है। इस तरह की चीजें देख के जाइएगा, और एक सवाल आया हुआ है पास पेपर्स में, उसको अच्छे तरीके से करके जाइएगा थ्योरी का, ठीक है जी। एक एरिया है रिवैल्यूएशन पे डेफर टैक्स टेस्ट हो जाए, ओए होए बड़ा जबरदस्त सवाल आ सकता है। 3 साल की रिवैल्यूएशन हो और उन 3 सालों पे डेफर टैक्स रिकॉर्ड करना हो, मैंने डिटेल इलस्ट्रेशन करवाई है, खुदा के वास्ते उसको देख के जाना, ठीक है जी। IAS 21 बड़ा लंबा टाइम हो गया, इस पे आइसोलेटेड सवाल नहीं आया, अगर आया तो सर या तो पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स बन के आएगा। फाइनल अकाउंट्स का मतलब है एक छोटा सा P&L दे देगा वो,
और उसके अंदर 2-3 एडजस्टमेंट्स ऊपर की डाल देगा और कहेगा इसको रिपीट करके बना के दे दो। सवाल आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है जी। फिर परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेंट्री, एनआरवी के एडजस्टमेंट, ठीक है जी। ये सारी एडजस्टमेंट जो IAS 21 में है ये देख के जाइएगा। हाँ, एक और चीज जरूर देख के जाइएगा और वह रीवैल्यूएशन विद IAS 21। ये टेस्ट हो सकता है, ठीक है जी। ये मैंने आपको बेटा बहुत स्पेसिफिक एरियाज बता दिए जिस पे आपको काम करने की जरूरत है ताकि आपकी तैयारी में और निखार आ सके, ठीक है जी। मुश्किल एरियाज हैं, देख के जाइएगा, ठीक है जी। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम जनाब। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जरा रिवीजन पे बात कर लें कि आपने रिवीजन कैसे करनी है। देखें, आपने सबसे पहले एक काम करना है, अपना क्लास का रजिस्टर उठाना है। मैं फिर रिपीट कर दूं, अपना क्लास रजिस्टर उठाना है और क्लास रजिस्टर में आपने सबसे पहले IFRS 16 को कंप्लीट करना है, ठीक है जी। क्लास रजिस्टर से और कुछ नहीं करना। IFRS 15 को कवर करना है, कंसोलिडेशन को कवर करना है और सेगमेंट रिपोर्टिंग को कवर करना है। जितनी क्लास में चीज़ें करवाई हैं, जितने पास पेपर क्लास में हुए हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएं आपके, ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएं आपके, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, फिर आपने उठाना है ये लिस्ट। ये लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं सर। इस लिस्ट में पिछले 14 अटेम्प्ट के पास पेपर्स पे मैंने डिटेल्ड एनालिसिस बनाया है कि मिसाल के तौर पर भाई ये टॉपिक, ये अटेम्प्ट कौन सी है, सवाल नंबर कौन सा है IFRS 9 का, उसका नाम क्या है, कितने मार्क्स का है, नेचर थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल है, डिफिकल्टी लेवल गुड, मॉडरेट और इजी। सर गुड वो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं, टेक्निकल टॉपिक हैं। अच्छा, इस टॉपिक में है क्या, वो सारा मैंने बराबर में लिखा हुआ है। आपने अल्लाह के वास्ते इस लिस्ट में से कम गुड कम से कम गुड वाले इससे कवर करने, कम से कम गुड वाले इससे कवर करने बस, ठीक है जी। बाकी आपने करना है मॉडरेट कवर करना, इजी आप छोड़ भी सकते हो, कोई मसला नहीं है। गुड आपने लाजमी कवर करना, ठीक है जी। तो पहले 4 टॉपिक आपने ये करना है बगैर पास पेपर को देखे हुए, सिर्फ क्लास वर्क, यानी क्लास में जो पास पेपर्स हैं वो आपने करने। फिर आपने क्या करना है जनाब, ये लिस्ट उठानी है, इन 4 टॉपिक्स के पास पेपर्स और ये चीजें देखते जानी है और आगे आपने अब एक एक टॉपिक पिक करना है। इन स्पेशल नोट्स में आपने रोज डेली इन 4 टॉपिक्स के बाद डेली 2 नोट्स याद करने हैं, डेली 2 नोट्स याद करने हैं और इस सीक्वेंस में आपने टॉपिक को कवर करना है। 4 बड़े पहले, फिर एक एक चीज सबसे आखिर में आपने IAS 12 कवर करना है और बाकी इसके बाद अगर कोई टॉपिक बच जाता है तो आपने यहां कवर करना है। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये डिटेल्ड रिवीजन स्ट्रेटजी है। अल्लाह के वास्ते ना इधर ना उधर, ये 4 टॉपिक पहले कवर करना, ठीक है जी। फिर आपने इससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स और साथ साथ आगे वाले टॉपिक्स, ठीक है जी। और रोज 2 नोट्स आपने रोज याद करने, पक्का जी। देख लोगे मेरे बच्चों, ये डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर देता हूं, ठीक है जी। गुड, गुड, मॉडरेट और इजी। गुड आपने जैसे सारे कवर करने, डन है जी। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम जनरल बात करते हैं। जनरल गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूं, फिर इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे मैंने डिस्कस करनी है। देखें, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि FAR2 उन सब्जेक्ट्स में से एक है जिसका सिलेबस अगर आपने 100% कवर नहीं किया ना, आप नुकसान उठाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स मिला के एक बड़ा सवाल बनाता है, बना सकता है, पास में बनाता भी रहा है और बनाएगा भी। तो कोर्स पूरा कवर करके जाना, एटलीस्ट रजिस्टर की हद तक, छोड़ना मत कुछ भी। दूसरी चीज़, बाज़ औक़ात आप सवाल कर रहे होंगे कुछ टॉपिक्स मुश्किल हैं, जैसे लीज है, IFRS 15 है, डेफर्ड टैक्स है, ठीक है जी, कंसोलिडेशन है, उसमें आपका हिट रेट कोई 60%, 50%, 70% होगा। आपका पूरा सवाल कभी भी सही नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। आपने अगर हर सवाल 60% सही कर लिया, कुछ 70% हो गए, कुछ 50% हो गए, आप आराम से पास हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि हमारे पास पेपर में जो अवेलेबल मार्क्स होते हैं ना, वो 100% प्लस होते हैं। यानी सर कोई 115-16 नंबर का पेपर होता है, आप एक सवाल 20 नंबर का मिसाल के तौर पर, इसमें अवेलेबल मार्क्स जो है ना वो 22-23 भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने 20 नंबर के सवाल में 3 गलतियां कर दी, तब भी शायद आपको टोटल 20 पूरे मिल जाए, ठीक है जी। आपने 60% सही कर लिया तो मे भी आपको 60% 20 का एक 12 मार्क्स नहीं बल्कि 13-14 मार्क्स मिल जाए, ठीक है जी। तो सवाल में अवेलेबल मार्क्स होते हैं ज़्यादा, ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, ठीक है जी। तो आपने कोशिश ये करना है 60-65% हर सवाल सही हो जब आप प्रैक्टिस करने बैठें। कुछ 40-50 भी सही होंगे, कुछ 70-80 भी सही होंगे, टेंशन नहीं लेना, लगे रहना, ठीक है जी। याद रखिएगा मेरे बच्चों, आगे तैयारी करते हुए
कोई 12-15 दिन रह गए होंगे एंड वन फाइन मॉर्निंग आप उठोगे, ना आपको लीज याद आ रहा होगा, ना आपको IFRS 15 याद आ रहा होगा, और आपकी क्या कहते हैं अच्छे अल्फाजों में हालत बुरी हो गई होगी। खुदा के वास्ते दोबारा चीज़ें उठाना, एक एक सवाल करोगे सब याद आ जाएगा, और एग्ज़ाम में तो अल्लाह याद दिला ही देता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपना आखिरी पेपर दे रहा था ना, तब भी मेरा ये हाल था कि मुझे लगा कि यार पेपर याद नहीं आएगा, ठीक है, भूल गया मैं। और मैं एक दफ़ा ऑडिट का पेपर दे रहा था कैफ में, आखिरी पेपर ऑडिट का होता था हमारा, मॉड्यूल डी होता था उस वक्त, कैफ को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ था। तो मैं पेपर देने गया और मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो एक बच्चे ने आके मुझसे पूछा कि यार स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग याद है? एंड आई वॉज कन्फ्यूज, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स याद हैं, और मुझे याद ही नहीं आ रहे थे। तो और उस वक्त हमारा ओपन बुक तो होता नहीं था, रिटन एग्जाम होता था प्रॉपर, तो मुझे चीज़ें याद नहीं आई, मैं कंफ्यूज हो गया। और यकीन करो मैंने पेपर जब शुरू किया ना, तो एक नेगेटिव माइंडसेट से शुरू किया कि ये जो 2 चीज़ें मुझसे बाहर बच्चे ने पूछी थी, कहीं वो पेपर में टेस्ट तो नहीं हो गई हैं, मैं वो चेक कर रहा था। तो एक नेगेटिव माइंडसेट जन्म लेता, आपको सब याद दिला देगा अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ोगे सब याद आ जाएगा, ठीक है जी। आप टेंशन नहीं लें, आप अपनी तैयारी रखें और कोशिश करेंगे जो 4-5 बड़े टॉपिक्स हैं उनका रोज़ एक एक सवाल सॉल्व करते रहें। बड़े टॉपिक्स में आपके पास IFRS 15 है, IFRS 16 है, डेफर्ड टैक्स है, कंसोलिडेशन है, ठीक है जी। 4 सवाल ये बड़े हो गए, और सर एक सवाल आप उठा लें से IS 38 का, ठीक है जी, EPS का। इनमें से रोज ऑल्टरनेटिवली इंटरचेंजेबली एक एक सवाल रोज किया करें। डन। अच्छा, मॉक्स 2 मॉक्स जो है वो मैं आपको दूंगा, एक पिछले अटैम्प्ट का, एक इस अटैम्प्ट का। दोनों में जो है ना वो इसी वीडियो के नीचे एक लिंक होगा गूगल ड्राइव का, उस पर से उठा लेना और ये मॉक करना बिल्कुल पेपर से कोई 12 दिन 13 दिन पहले, ठीक है जी। और टाइम ना मिले तो इस मॉक के सवालों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना के कर लेना, ठीक है जी। एग्जाम टिप्स के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आगे जाके बनाऊंगा, ठीक है जी। वो एग्जाम रिलेटेड वीडियो होगी, एग्जाम के दिन की वीडियो होगी, और आखिरी 2 दिन का रिवीजन प्लान होगा, तो उसको आप बाद में देखिएगा। आई होप बेटा आप इस रिवीजन स्ट्रैटेजी का भरपूर फायदा उठाएं, कोर्स पूरा करके जाएं। याद रखिएगा, पता है क्या क्या टॉपिक टेस्ट होने वाले, सारे के सारे, ठीक है जी। 85% 90% कोर्स हर पेपर में टेस्ट होता है, गैस पेपर की जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। तो कोर्स पूरा करके जाना है, एटलीस्ट रजिस्टर की हद तक मर जाना, लेकिन रजिस्टर की हद तक, क्लास की हद तक कोर्स जरूर पूरा करके जाना, भले बाकी चीज़ों का तुम्हें मौका मिले या ना मिले, ठीक है जी। आई होप अल्लाह ताला आपके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे, हमारी दुआ है ये। 6 महीने आपने मेहनत की है, 5.5 महीने इनफैक्ट हमने मिल के मेहनत की है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो मेरे बच्चों। मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे, चाहे आप कहीं से भी पढ़कर आएँ। हमारे कस्टमाइज बैच, हमारे ग्रुप्स के अंदर जो है वो मैं और मेरी पूरी टीम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू वेरी मच।